हेलो, यूट्यूब चैनल माध्यम एनजी क्लासेस, your biology educator. So in lecture we have discussed the basic classification, biological classification. हमने पढ़ा था 2 kingdom classification, 3 kingdom classification and 5 kingdom classification. तो हम हर एक kingdom को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम एक कंपैरेटिव डिस्कशन करेंगे सभी किंगडम्स को लेके। तो आज जो हम किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोनेरा। सो व्हाट इज किंगडम मोनेरा? यस, तो जैसा कि हमने देखा था आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 5 किंगडम्स डिस्कस किए थे। प्रोटिस्टा, थे। इनमें से फर्स्ट किंगडम जो है मोनेरा। तो मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स हमने क्या देखे थे? हमने मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे कैसे होंगे? सभी यूनिसेलुलर होंगे और ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो सेलुलर इनका लेवल है वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। तो यानी कि किंगडम मोनेरा में जितने ये सभी के पास एक ही सेल होगी, सिंगल सेल होगी और ये सारे के सारे कैसे होंगे? आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किंगडम मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स आते हैं और क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और साथ साथ में हम इनके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। यस, सो the किंगडम मोनेरा के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा सिंगल सेल्ड। ये सभी कैसे होंगे? सिंगल सेल्ड। देन cellular structure will be prokaryotic. Prokaryotic मतलब बहुत प्रिमिटिव सेल्स, और ये जो प्रिमिटिव सेल्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स दे आर प्रिमिटिव सेल्स। ही इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, इसके अंदर कुछ सेल वॉल होगी लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट होगी। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिसमें हम हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल की बात करें तो व्हाट इज अ सेल? सेल में बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो ये तीनों तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन इसमें क्या अलग होगा जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है? तो अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी,
बिल्कुल होगी, सेल मेम्ब्रेन सभी के पास होती है, सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन तो होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा या कुछ लिक्विड होगा जिसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। लेकिन अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट सेल है, न्यूक्लियोटिक सेल है। सेल को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलिंग सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे अच्छी बात सबसे कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन करता है? इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा, डायरेक्टली वो कहां पे प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल होगा। ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। देखिए, हम प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मोनेरन्स सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो एक हमें बेसिक आइडिया प्रोकैरियोटिक सेल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। क्या इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? नहीं होती है। तो दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होती। यानी कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है कहां पे होता है, डायरेक्टली इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, क्या इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है? तो नहीं, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। हम यहां लिख सकते हैं नो बाउंड सेल ऑर्गेनेल। नहीं होगा, हाँ, इनमें एक छोटा सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के। तो 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होगा। अब इसके अलावा इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल नहीं है, तो सेल करेगा, तो सेल के फंक्शन करने के लिए या सेल के प्रोटेक्शन के लिए इनमें कुछ मॉडिफाइड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस भी करना होता है, तो प्रोटेक्शन करने के लिए इसके पास क्या होगी, एक आउटर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। हम इससे अलग को रिप्रेजेंट करते हैं, इट कंटेन्स अ सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होगी इसके अंदर? सेल वॉल। ठीक है, ये जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी होती है? दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ये जो सेल है किससे होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन? प्रोटीन्स और ग्लाइकन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। यानी ये जो सेल वॉल है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और स्पेसिफिकली ये पेप्टिडो नाम बनी होती है जिनमें स्पेशली पेप्टिड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल सॉरी यहाँ पे एम एंड ए जी
ऐसे कर देते हैं, एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल है। नाउ क्या इस सेल वॉल के ऊपर भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? यस, कुछ प्रोकैरियोट्स में इसके ऊपर भी एक स्लाइमी सी लेयर प्रेजेंट हो सकती है, दैट इज सिड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? or it can also be called as slimy layer। ठीक है, तो एसिड कहेंगे, अगर लूज है तो इसे स्लाइमी लेयर कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दो काम करती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को किसी भी सरफेस पे स्टिक होने में हेल्प करती है, चीज इसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जब इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं है तो इसके अंदर कुछ रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मॉडिफाई होके क्या बना देती है, मीजोसोम्स। क्या बना देती है, मीजोसोम। मीजोसोम क्या है, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कुछ फोल्डिंग्स बना के जिस मेसोसोम बना देती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये सकती है हेटेरोट्रोफिक सकती है। तो अगर ये ऑटोट्रोफिक है तो ये फोटोसिंथेसिस लिए इसके अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होने चाहिए। तो इसके पास कोई ऑर्गेनल होता नहीं है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करेंगे। तो इनके पास कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोकैरियोटिक न्यूट्रिशन करती है। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ चीजें होती हैं के अंदर तो हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं, वो कौन कौन सी आउटग्रोथ्स होती हैं, या तो इसमें स्मॉल हेयर लाइक पाइली प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर सीलिया जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस होती हैं, या इसमें एक इलोंगेटेड फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है। तो पाइली फिम्ब्री, तो पाइली इज द आउटग्रोथ या स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, पाइली किसके लिए होता है, पाइली इज रिप्रोडक्शन, इट इज present reproduction, and fimbriae they are bristle like structures for adhesion। ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, एडेशन के लिए होते हैं। एडेशन मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को किसी भी सरफेस पे चिपकाने के लिए होते हैं। ठीक है, और जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं दे आर फॉर लोकोमोशन। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग काम है। तो पाइली और फिम्ब्रिया कभी भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करेंगे।
आई थिंक इतने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं मोनेरा, ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर इनके पास क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। Yes, I hope you have noted it down. So now, some other characters of eukaryotes are, so the soul member of kingdom monera, इस किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स होते हैं, सोल मेंबर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया। तो सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स तो होते ही हैं। अब सेल को डिस्कस किया था, दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट, इनके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स किसे कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को फोल्ड फोल्डिंग में, डीएनए फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा डीएनए बहुत ही लंबा है, लंबा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और उस डीएनए को छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस में, छोटे से स्पेस में फिट करने के लिए सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सुपर कॉइल स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? सुपर कॉइल डीएनए। और वो सुपर कॉइलिंग में बहुत सारे प्रोटीन्स काम आते हैं, उनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो किंगडम मोनेरा के अंदर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया कि इनके अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है वो प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है दैट इज साइक्लोसिस, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसमें प्रेजेंट होती है। द बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का क्या होता है? सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पे ये इजीली अवेलेबल होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। सभी जगह पे मिल जाते हैं, इवन हमारे हाथ पे भी मिल जाते हैं, किसी भी सरफेस पे मिल जाएंगे, हमारे आसपास एयर में भी मिल जाएंगे। तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे हम? दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। देयर स्ट्रक्चर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है दैट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकता है। ये हर हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में रह सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अब इसका बिहेवियर कैसा होता है? दिखने में बहुत दिखता भी नहीं है, दिखने में तो क्या दिखता भी नहीं है, लेकिन होता कैसा है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं देयर क्लासिफिकेशन।